वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करते हैं एलटी ग्रेड मॉडल पेपर पार्ट 2 का। ये डे 2 है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पार्ट 1 में बहुत सारे ऑडियो इश्यूज आए थे। उसी ऑडियो इश्यू के लिए भी एक ट्रायल है। हो सकता है इसमें भी अगर ऑडियो नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स करें। लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग का ट्रायल है। तो आज डे 2 पे हम 70 एमसीक्यूज की चर्चा करते हैं और उन एमसीक्यूज में डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग न्यू टू लर्न। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, बिकॉज दिस इज अ ट्रायल क्लास और उसके किसी चीज़ को कोई से घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जैसे ही शेड्यूलिंग होगा बहुत जल्दी मैं लाइव आके बताऊंगा कि नया एडमिशन्स कैसे लेना है, क्या करना है। आई विल लेट यू नो, बट विदाउट मेकिंग एनी डिले वील मूव टू द आवर क्वेश्चन फॉर टुडे। और अच्छा, एक और बात बता दूं कि इसके पहले हम लगभग क्लास 1 में 50 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। उसमें साउंड इश्यू था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको फिर से कर दूंगा। अगर इसमें साउंड इश्यू रहेगा तो मैं इसको अपलोड ही नहीं करूंगा। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का सवाल जो है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर दिस। और ये जो सवाल है आज का, आज क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो भगवान शिव की आराधना के साथ हम शुरू करते हैं ताकि कोई अड़चन ना आए, क्योंकि वो विघ्न विनाशक के तौर पे उनके माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई, अगर शंकर भगवान आपसे प्रसन्न है तो दुनिया के हर ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं। तो मैं प्रभु शिव शंभू को की आराधना करते हुए ये शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा नया वेंचर है और आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वेंचर में मेरा साथ देंगे। और जो डिले हुए हैं, किसी कारणवश डिले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं, मैं बता भी नहीं सकता। तो आज हम सवाल देखते हैं हमारा सैटर्न की बात। देखो, हम सैटर्न नहीं, हम तो गॉड की बात करते हैं। हम तो युद्ध की बात करते नहीं है ना, हम तो बुद्ध की बात करने वाले लोग हैं। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ बुद्ध की पूजा होती है, युद्ध की पूजा नहीं होती है। तो हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ सैटर्न आ गया है तो सैटर्न को हम साइड लाइन करेंगे और एंजल को हम अपने पास लाएंगे। तो हम सैटर्न की बात करते हैं। पहला सवाल आज का, द फर्स्ट क्वेश्चन, सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन। हेवन से गिरने से पहले, हेवन से फॉल होने, मतलब फॉल इन चेयर अपना, वो कहता है सैटर्न इज द। दूसरे शब्दों में अगर रोमांटिक एज की बात करें, जितने भी रोमांटिक पोइट्स रहे, चाहे वो शेली रहे हों या चाहे क्या कहते हैं और भी जो रोमांटिक रहे हों, इवन उन लोगों ने, कीट्स ने भी, अगर आप कहा जाए तो देखा जाए कि सैटर्न को हीरो माना, लेकिन सैटर्न ओवरऑल एक एंटी हीरो माना जाएगा। हेवन से फॉल होने के पहले उसका नाम क्या था? बेलजेबब। ध्यान रहे, बेलजेबब नाम आप जरूर याद करिएगा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इट इज नॉट बेलजेबब, ये इट इज लूसीफर। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेलजेबब के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। इट इज लूसीफर, ठीक है। मतलब हेवन से उसका फॉल होने के पहले उसका नाम लूसीफर था। रही बात बेलजेबब की, बेलजेबब जो है सैटर्न का राइट हैंड है, जिसको हम सेकंड इन कमांड कहते हैं, वो राइट हैंड है। और इसी बेलजेबब में जब आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल पढ़ते हैं विलियम गोल्डिंग का, उस नॉवेल में जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है वो किसको सिंबलाइज करता है? बेलजेबब को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है, ये नॉवेल भी आपको पढ़नी है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि विलियम गोल्डिंग का नॉवेल है। तो ये होता है। तो यहाँ माइकल नहीं है, लूसीफर है। ये बिलायल ये नहीं है। तो हमारा आंसर तो लूसीफर है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who discusses cosmology and the battle of heaven with Adam? तो वो कौन करता है? तो ये जो है गॉड तो करते नहीं, ये रफेल करता है। हालांकि रफेल विमान की चर्चा मैं नहीं कर सकता, माइकल नहीं करता, एडम और ईव आप जानते ही हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इजी टू मॉडरेट अभी हमारा, हमें आपको देखना है कि किस तरीके से सवाल आ रहे हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? तो वर्ड्सवर्थ का आइडियल कौन था? तो वर्ड्सवर्थ का आइडियल कौन था? तो वर्ड्सवर्थ के आइडियल वो लिखे हैं मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस मोमेंट, लंदन, जो सोनेट लिखी है उन्होंने 1802। तो ऑब्वियसली इट वाज मिल्टन। शेक्सपियर की स्पेलिंग गलत है तो इसको आप टाइपिंग एरर आप मान सकते हैं। और स्पेंसर की बात करेंगे, गॉडविन की बात करेंगे, तो सब हम जानते हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर मिल्टन होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियस एंड ट्राइटन अपीयर इन सोनेट। मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाई है, इसके बारे में मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। और पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। इट्स पेट्रार्कन सोनेट्स, एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की बात करती है। जैसे आर्नल्ड ने इसको कहा कि दिस पोएम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इस पोएम की तारीफ ही में कहा था। तो ये जो अर्नल्ड की नज़र में ये नेचर के प्रति क्या, कैसे आदमी का रवैया है, ये इस सोनेट में है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो ग्रीक मतलब एल्यूजन है ग्रीक गॉड का, सी गॉड, और उनका ट्राइटन का जो लास्ट लाइन में अगर आता है, मतलब 13वीं 14वीं लाइन में इनका जिक्र आता है, प्रोटियस का और ट्राइटन का।
तो यहाँ पर अपीयर होते हैं। टिंटन एबी की बात करते हैं हम। टिंटन एबी जो है एक ड्रामेटिक लिरिक है। हालांकि अगर आप विकिपीडिया को कंसल्ट करते हैं तो उसमें इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बताता है। हालांकि मोनोलॉग के सारे गुण हैं इसमें फिलहाल, लेकिन एक गुण नहीं है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता क्या है कि पोएट जो होता है, मतलब जो स्पीकर होता है वो पोएट खुद नहीं होता है, जबकि हम टिंटन एबी में पाते हैं कि वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ इज स्पीकिंग एड्रेसिंग टू हिज सिस्टर। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। और एन इमेजिनरी ऑडियंस इज एड्रेस्ड बाय एन इमेजिनरी स्पीकर इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं। प्रिलूड हम जानते हैं, डैफोडिल्स भी जानते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये हमारा आंसर है। टिंटन एबी के बारे में बात करूं कि ये 13 जुलाई 1798 ये मतलब 5 साल बाद वो विजिट करते हैं, तो कभी वाई नदी पे, तो जिस नदी का जिक्र आता है वाई, तो ये जो है कि उसमें 5 years है पास, 5 समर विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर एंड अगेन आई हियर। तो ये जो बिगनिंग लाइन है आप देख रहे हैं, मतलब वो तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पोएम यू हैव टू गो लाइन बाय लाइन बिकॉज, और मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाई भी है आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाइलिंगुअली पढ़ाया हूँ। हाँ, मेरी मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी है जितनी कि आपकी, तो आप परेशान होते। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो जाहिर सी बात है, वो अपनी बहन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ट्रस्ट करने के लिए नेचर पे, कि प्रकृति उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं देती जो उस पर ट्रस्ट करता है, डेफिनेटली। और ये नेचर यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। Never did betray the heart that loved her. These lines exist into, obviously this is a line from Tintin Abbey again by Wordsworth. Wordsworth ने बड़ी मतलब पैंथिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उनका, हम उनको हर जगह देखते हैं। और भी देखते हैं क्या है, इमॉर्टैलिटी वुड को ग्रेट वुड कहा जाता है, वुड टू ड्यूटी। कभी कभी ऐसे सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, 4 पोएम दे दिया जाएगा, पूछेगा उसमें से कौन सा नहीं लिखा है। तो ध्यान रहे, कुछ अननोन पोएम्स भी होते हैं। जैसे एक पोएम, एक बार मैं एग्जाम में अभी हाल ही में हल कर रहा था, कोई आया था, तो उसमें एक लिखा था, एक पोएम लिखा था फेयरवेल, हु हैज रिटन द पोएम फेयरवेल। तो पहली बार मुझे समझ में नहीं आया, तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मैं वर्ड्सवर्थ बता दिया। बाद में मैंने कंसल्ट किया, तब मुझे पता चला कि फेयरवेल नाम की पोएम भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी, या अप्रैल मॉर्निंग्स इस टाइप का। द टाइटल ला वेल दैम सा मर्सी, हालांकि इसको आप साइंस मर्सी भी पढ़ते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ला वेल दैम सा मर्सी का मतलब होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो साइंस का मतलब सांव होता है। ये टाइटल लिया गया है एलन चार्टियर के, जो एक फ्रेंच पोएट हैं जो 15th सेंचुरी के थे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप फंस सकते हैं ऐसे करके एलन चार्टियर एन इंग्लिश पोएट भी आ जाएगा, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो आप ये मान लीजिएगा कि टाइटल फ्रेंच में है, तो ऑब्वियसली पोएट भी फ्रेंच ही रहा होगा। तो थोड़ा सा आप अपना मदर बिट इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी अनकॉमन इन इंडिया। Who wrote the biography of कैथरीन मैन्सफील्ड की बायोग्राफी। अब इनका जो आपको एलटी ग्रेड के लिए जो पढ़ना है, वो एलटी ग्रेड के लिए इनका जो स्टोरी पढ़ना है, द फ्लाई पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट स्टोरीज हैं इनकी, और कैथरीन मैन्सफील्ड बहुत कम समय तक जिंदा रही, और इनके जॉन मिडल्टन मरी इनके सेकंड हस्बैंड रहे, आप ये कह सकते हैं, बड़ा एक अच्छे क्रिटिक रहे। तो इन्होंने रूथी मैन्स के साथ लिखा है, तो आप ये जान सकते हैं। माता माहुपुकु जो है इनकी बड़ी प्रशंसक रही, इनकी बहुत बड़ी फैन रही कैथरीन मैन्सफील्ड की। और आर्थर बुचैम्प जो रहे इनके फादर रहे कैथरीन मैन्सफील्ड के। वर्जीनिया वुल्फ का नाम आपने सुना ही होगा, अ रूम ऑफ वंस ओन के लिए, या अब मिसेस डेलोवे आपको पढ़ना ही है वर्जीनिया वुल्फ का। तो वर्जीनिया वुल्फ का मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इमेजिनरी सिस्टर ऑफ शेक्सपियर, जूडिथ शेक्सपियर करके। तो या एंजल इन द हाउस का जो कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने दिया है। एंजल इन द हाउस का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक महिला होने के नाते क्या समाज में समस्याएं होती हैं उसे, और अगर जब तक महिलाएं एंजल इन द हाउस को किल नहीं करेंगी, मतलब अपने अंदर के एंजल को किल करना पड़ेगा, तभी वो जीवन में तरक्की कर पाएंगी। ऐसे कूप मंडूप बनी रहेंगी कि नहीं मैं महिला हूं, मैं कैसे कर पाऊंगी, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। इस दुनिया में आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, मैं दुनिया की समस्त नारी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, और आने वाले 20 साल में आप महसूस करेंगे कि दुनिया को सिर्फ महिलाएं ही रूल करने वाली हैं। आप कह सकते हैं मैं बेटियों का बाप हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू से ये बातें करता आ रहा हूँ। तो और आगे की बात करें, अनरैबिस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो आपको पता है कि दाउ स्टिल अनरैबिस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, द वेरी बिगिनिंग लाइन्स फ्रॉम द ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। इस पोएम को लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाई है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। वहां पर मैंने पोएम को पूरा पोस्ट मॉडर्न किया है, डिसाइफर कर दिया है 1 by 1।
तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो और इसका एक आप जानते हैं असोनेंस का एक अच्छा सा उदाहरण भी है इसमें। तो ये पर अर्ण की बात होती है। अर्ण एक प्रकार का कलश होता है जिसको हम कलश समझते हैं। कलश तो हिंदू धर्म वाले तो ठीक से समझते ही हैं। तो ऐसे कलश रहता है जिसमें काफ़ी नक्काशी की गई है। हाँ, तो यही कलश होता है, उसमें नक्काशी किया गया है, बहुत सारी चीज़ें उकेरी गई हैं, कलाकृतियाँ। ओडान ग्रेशियनर और उसे सिल्वन आप कह सकते हैं, सिल्वन हिस्टोरियन कहा गया है। और स्प्रिंग ट्री ये नहीं है। स्पॉट ऑफ जॉय की बात करें हम तो स्पॉट ऑफ जॉय की बात है कि ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ही देख करके वो मुस्कुराती थी, जो कोई भी हर कोई किसी को देख के मुस्कुराती थी। ये लाइन जो बात करेंगे, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय। मतलब उसमें जो ड्यूक है, माई लास्ट डचेज का जो ड्यूक है, उसमें ड्यूक कहता है इट वॉज नॉट, वो बताता है उसको, जो एनवाई रहता है उसको बताता है कि इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस दैट कॉल्ड स्पॉट ऑफ जॉय। केवल उसको अपने हस्बैंड को देखने से खुशी नहीं मिलती थी, हर व्यक्ति को देखने से मुस्कुरा देती थी। और उसके बाद वो कहता है दिस गुरु आई गेव कमांड देन ऑल द स्माइल्स स्टॉप्ड। मतलब ये उसका जो है, उसका ये क्रियाकलाप बढ़ता गया और एक दिन गुस्से में मैंने कमांड दे दिया और उसके बाद सारे मुस्कुराहटे खत्म। अर्थात समझ रहे हैं, माई लास्ट डचेज की कब मर्डर कर दिया। उसके बाद उसकी वॉल पे पेंटिंग लगा दी जो फ्रा पेंडाल्फ ने पेंट किया था। एक काल्पनिक पेंटर का नाम उसमें आया है, 3 बार जिक्र आता है। ये अभी हाल ही में सवाल आया था, मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं भी पूछ सकता है। तो ये स्पॉट ऑफ जॉय की बात करेंगे तो माई लास्ट डचेज में आता है। और माई लास्ट डचेज नाम की जो शॉर्ट स्टोरी लिखी है वो मार्गरेट एटवुड ने लिखी है। वही मार्गरेट एटवुड जो कैनेडियन नॉवलिस्ट, पोएट, राइटर, प्रोफेसर, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, महिला वादी लेखिका भी हैं, आप कह सकते हैं। ब्लाइंड असैसिन, आप W.S. टाइस, इस तरीके नहीं, वो तो टोनी मॉरिसन का है। द ब्लाइंड असैसिन के लिए उनको, अच्छा ये जो है इनको बुकर प्राइज़ भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और गर्ट्रूड टॉक्स बैक, जो उन्होंने गर्ट्रूड को, कि क्या गर्ट्रूड अच्छी थी हैमलेट की मदर या बुरी थी, तो उन्होंने गर्ट्रूड को अपने नज़रिए से महिला नारीवादी विचारधारा के हिसाब से प्रस्तुत किया। गर्ट्रूड टॉक्स बैक। तो ये बातें आप कह सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ब्राउनिंग बिलोंग्स टू द एज। तो ब्राउनिंग किस एज से बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली विक्टोरियन एज जो था, डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन का एज था। लेकिन यहाँ पर जो ब्राउनिंग साहब जो थे विक्टोरियन एज के थे। सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट पोएट आप रहे, आप कह सकते हैं। मतलब गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, रबी बेन एजरा में वो लिखते हैं, सॉरी पीपा पासेज में लिखते हैं आई थिंक, यस आई एम मिसिंग द। तो गॉड इज इन हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, इट इज अ पोएम। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है प्रोस्पिके, प्रोस्पिके का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू। क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू, जिसका मतलब होता है भविष्य की उम्मीद करना। तो यहाँ पर अपनी पत्नी के मर जाने के बाद वहाँ पर यूनियन की बात करते हैं कि वहाँ पर आई विल गेट यूनिफाइड विद माई वाइफ। तो वो डेथ को कैसे चैलेंज करते हैं कि मतलब डेथ से ना डरते हुए, मतलब उसमें कहें नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। इस लाइन के लिए ब्राउनिंग पूरी दुनिया में याद, नॉट ओनली दिस लाइन, बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने रोबस्ट ऑप्टिमिज्म के लिए वो पूरी दुनिया में तो जाने ही जाएंगे। तो द लास्ट राइट टुगेदर, क्या बात है। और रब्बी बेन एजरा, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। इवलिन होप, डावर बीच की बात करें, दिस इज आल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो 1867 में आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यही पूछा गया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, द सी इज काम टू नाइट। ठीक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार का एलेजी भी है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये एलेजाइक टोन में लिखा गया है, एलेजाइक टोन में है, तो एलेजाइक टोन है इसका। तो कुल मिला के एलिजी है। एलिजी किस पे है? एलिजी ऑन द लॉस ऑफ रिलीजन, ऑन द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू लाइफ ना। ओके, वहाँ पर एक ऐसे मतलब लास्ट की 9 लाइन तो आपने 12th में रहे होंगे तो पढ़े होंगे। आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक लैंड ऑफ ड्रीम सो वेरियस सो ब्यूटीफुल सो न्यू hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain, and we are here as in a darkling plain, swept with confused alarm of struggle and pride where ignorant armies clash by night. So these are the 9 lines we already have gone through line by line, but मैंने इसको लाइन बाई लाइन भी पढ़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं
अर्नोल्ड यूजेस द फ्रेज द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी। क्या बात है, ये मॉर्टल डेस्टिनी के क्लाउड की बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लग सकता है। जैसे कुछ फ्रेजेस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे WB8 से पूछता है तो आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, या एन ओल्ड मैन इज एन एजेड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं नहीं पूछ लेता। या क्रेजी सैलड, मतलब इट इज़ श्योर दैट सर्टेन वीमेन इज सम क्रेजी सैलड। तो इस तरीके का जो लाइन है, या वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग, जो बढ़िया लाइनें होती हैं, जो थोड़ी सी कैची होती हैं, कैचवर्ड होते हैं, उनको जैसे ब्लड डिम टाइड, या जैसे आप कहते हैं स्पिरिटस मंडी टाइप का, या वो एंड वो जो सेकंड कमिंग की लाइनें हैं, मियर अनार्कीज लूज अपॉन द वर्ल्ड। तो इस तरीके के जो फ्रेज होते हैं पूछ लेता है कि कहाँ पर ये फ्रेज आते हैं। तो आप इस तरीके के फ्रेज की बात करेंगे तो ये मेमोरियल वर्सेस में है। मेमोरियल वर्सेस, आई थिंक यस इट इज़ फ्रॉम मेमोरियल वर्सेस। तो मेमोरियल वर्सेस एक प्रकार की एलेजी है जिसमें गेटे और वर्ड्सवर्थ वगैरह को, स्पेशली वर्ड्सवर्थ को आप कह सकते हैं कि वो किया गया है, उन्होंने याद किया है। तो दो मतलब अर्नल्ड साहब ने। उसके बाद क्या है, लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम। उसमें एक लाइन आता है, दरअसल आता है लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम, मतलब आखिरी जो पोएटिक वॉइस है वो डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट इसी में आता है। तो लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम जो है, तो इसमें क्या कहते हैं कि मेमोरियल वर्सेज किसके लिए कहा गया है लास्ट पोएटिक वॉइस? इट इज ऑब्वियसली, पोएम शुरू होती है गेटे इन बीमर स्लीप, इस तरीके से। गेटे वो जो जर्मन पोएट, जिसको आप गोएथे पढ़ते हो या जो भी पढ़ते हो, मैं गेटे, मुझे लगता है गेटे ही सही है। तो लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की लाइन है और ये वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है, ये लाइन तो उनकी है। द फिफ्थ लाइन इन ईच स्टेंजा ऑफ टू अ स्काई लार्क। हाँ, तो ये लाइन, ये जो फिफ्थ लाइन है उसमें क्या है, फिफ्थ लाइन अपने आप में एक अलेक्जेंड्रिन है। अलेक्जेंड्रिन क्या होता है आप कह सकते हैं, आयम्बिक हेक्सामीटर टाइप का होता है। तो ये अलेक्जेंड्रिन ही आप कहिएगा, हेक्सामीटर मत, क्योंकि कंप्लीट सेंस देता है, तो इसलिए यहाँ पर हेक्सामीटर है। और द पोएट आस्क्ड द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज लायर, उसे अपनी बीड़ा बना लेने की कहते हैं। बीड़ा, लायर क्या होता है, एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लायर से ही लिरिक शब्द बना है, लिरिक का मतलब गीत होता है, हम सभी जानते हैं। और फॉलोअर या फ्रेंड बनाने की बात तो करता नहीं, वो कहता है ना प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रायर, उसमें वेस्ट विंड को दोनों कहा गया है, नष्ट करने वाला और निर्माण करने वाला। तो थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल लाइन है। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है वो किस में सीरियलाइज्ड हुई थी, तो दिस वाज सीरियलाइज्ड इन द करंट वीकली। कमला दास की बात करें तो ये केरलाइट राइटर रही, अपने लास्ट स्टेज में इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, मतलब कन्वर्ट कर लिया था अपने आप को इस्लाम धर्म में। और ये कन्फेशनल पोएट है। कन्फेशनल पोएट जो अपने अंतरंग संबंधों या बातों को भी बताने से रीडर को नहीं चूकती हैं। कन्फेशनल पोएट है एक प्रकार की, जैसे सिल्विया पाथ भी उसी कैटेगरी में आती हैं शायद। तो एक कन्फेशनल पोएट है। कमला दास का जो आत्मकथा है उसका नाम है माई स्टोरी, ठीक है। और केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। बहुत डांस ऑफ यूनक, समर इन कलकत्ता वगैरह का जो कलेक्शन है, बहुत सारी पोएम्स हैं। एन इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इज़ फ्रॉम कमला दास, समर इन कलकत्ता। तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। द ओल्ड प्ले हाउस, ये भी उन्हीं की है। तो एक मिनट, हाँ, द डिसेंडेंट्स और नन ऑफ दीज। हाउ मेनी टाइम्स डिड फ्रॉस्ट रिसीव पुलित्जर प्राइज? बिना सोचे समझे आप लगा दीजिएगा। एक बार 1924 में मिलता है न्यू हैम्पशायर के लिए, एक बार 1931 में मिलता है एक कलेक्टेड पोएम्स के लिए, और एक बार 1937 में मिलता है द विटनेस ट्री के लिए शायद, और एक बार लास्ट में 1943 में। ये चारों आप डेट याद कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो 1937 में मिलता है, अब फर्दर रेंज के लिए मिलता है, और अब फर्दर रेंज के लिए मिलता है। ये तो न्यू हैम्पशायर के लिए मिलता है, ये अब फर्दर रेंज के लिए मिलता है। उनका पोएट्रिक कलेक्शन था, फर्दर रेंज के लिए मिलता है। उसके बाद विटनेस ट्री के लिए मिलता है, विटनेस ट्री के लिए मिलता है, और ये मिलता है न्यू हैम्पशायर के लिए, ठीक है। और ये कलेक्टेड पोएम्स के लिए लिखता है। तो ये जो है, आप ये सारे डेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, 24, 31, ये 37 है, 38 मत समझ लीजिएगा। ये 24, 31, 37 ऐसे याद कर सकते हैं। न्यू हैम्पशायर के लिए पहली बार मिला, फिर कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला, फिर फर्दर रेंज के लिए मिला, फिर और पुलिस। इनकी जो पोएम हम लोगों ने इंटरमीडिएट में भी पढ़ी है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद करें द पोएम बर्चेज, क्या बात है, बर्चेज पोएम की अभी आज ही क्रिटिकल अप्रिसिएशन शायद मैंने किसी का चेक किया या पढ़ाया। तो द पोएम बर्चेज अपीयर्ड इन 1916 द माउंटेन इंटरवल में हुआ है, तो ये माउंटेन इंटरवल है। और एक बात बता दूं कि बर्चेज पोइम जो है उनके बचपन के, मतलब वो बर्चेज ट्रीज पे कैसे मतलब एक फ्लैक्सिबल जो है, बहुत ही सपल ट्री होता है, जैसे बैम्बू टाइप का होता है कि झूलने वाला स्विंगिंग टाइप का होता है। और इसमें ये बताया उसकी जो लाइन सबसे मशहूर है, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। हाँ, द अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। तो मंगल ग्रह पे तो संभव ही नहीं है कि वहां प्यार करें आप। हाँ, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर। तो ये जो लाइन है, ये बर्चेज की मशहूर लाइन है, आई डोंट नो। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला अंग्रेजी का शब्द है, आई डोंट नो। ऐसा कोई रिसर्च मैंने नहीं किया है, मेरा अपना तजुर्बा है, मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी में 2-3 चीज़ बोले, आई डोंट नो बहुत ही पॉपुलर शब्द है। हाँ, तो आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, वेयर it is likely to go better। ठीक है, तो ये लाइन याद कर लेंगे तो हो सकता है सीधा सीधा आपका सवाल भी बन सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बर्चेज पोएम आप पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा भी शायद। अ विटनेस ट्री, मास्क ऑफ मर्सी, नन ऑफ दीज, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो। आइएम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, 4 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। रुबाइयत जो है फिट्जगेराल्ड का जो है, आप कह सकते हैं एडवर्ड फिट्जगेराल्ड का जो खयाम से प्रभावित है, रुबाई जिसको कहते हैं हिंदी में, तो रुबाइयत में लिखा गया है। ये लाइन किसकी है, मेंडिंग वॉल की तो है नहीं, बर्चेज की तो है नहीं। तो ये लाइन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ी पसंद थी और उनके टेबल पे हमेशा लिखा गया था। अक्सर ये बड़ी इंस्पायरिंग पोएम है, मतलब इसमें बताया गया है कि कीप मूविंग इज लाइफ एंड स्टॉपिंग इज जस्ट लाइक डेथ, मतलब चलते रहना ज़िंदगी है और रुक जाना मौत के समान है। तो हमें मतलब लाइफ इज अ जर्नी, वी हैव टू keep moving from one journey to another journey. We don't have to stop anywhere in our life. If we are stopping by seeing some beautiful place or by getting self-satisfied that we have got each and everything, then definitely we are not fulfilling the aim of a true human being. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चलते रहना ज़िंदगी है और रुक जाना मौत के समान है। और ये पोएम जो है आपके हरिवंश राय बच्चन को भी बहुत प्रभावित किया और उन्होंने इसका हिंदी में तर्जुमा कर दिया। हालांकि हरिवंश राय बच्चन साहब की बात करें तो वो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, W.B. येट्स पे उनका बड़ा काम रहा और उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिंदी में इसी पोएम का ट्रांसलेशन किया था। जैसे कुछ लाइनें मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो लाइन थी इसका हिंदी में ठीक तर्जुमा उन्होंने किया था कि गहन सघन मनमोहन बन मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे याद मुझे आ जाते हैं, अरे अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मीलों मुझको चलना है, अभी तो मीलों मुझको चलना है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग पोएम है। ये सब पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं। द गिफ्ट आउट राइट, तो गिफ्ट ऑफ आउट राइट नहीं है, गिफ्ट आउट राइट है। ये थोड़ा सा गलत है। अरिस्टोटल हैज डिफाइंड ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को जो डिफाइन किया, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेवरल सेपरेट पार्ट ऑफ द प्ले इन फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेशन, थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। ये पूरी डेफिनेशन दिया था। तो कहने का मतलब इसमें ट्रेजेडी का एक फंक्शन होता है कैथारसिस, क्या करता है, दैट अराउजेस पिटी एंड फियर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैजिक एक्शन। नो, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ये क्या होता है, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पूरा ये हो जाएगा ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सीरियस एक्शन अराउजिंग पिटी एंड फियर, दिस वन इज द करेक्ट वन। बाकी आप प्राइमा फेसी आप इस पे भी मार सकते हैं। तो एग्जाम तो जानते हो कि डाइसी होता ही है, कभी कभी तो ऐसा लगता है चारों सही है। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद ड्रामा ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग द हीरोज फॉल एंड डेथ, ऐसा नहीं। ग्रीक ट्रेजेडी वॉज ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, सम सीरियस एक्शन का था, तो कोई दिक्कत नहीं है। सम सीरियस एक्शन था, फनी एक्शन था नहीं, नोबल एक्शन था नहीं। तो ट्रेजेडी जो है एक मतलब गोट शब्द से लिया गया है, मतलब आप कह सकते हैं गोट सॉन्ग से लिया गया है। ट्रेजेडी ग्रीक वर्ड में गोट सॉन्ग से लिया गया है। हाँ, वो मैंने बताया है पूरा।
तो आप ट्रेजेडी वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट की बात करें हम, तो इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स द वर्ड इंट्रीग का मतलब क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स की शुरुआत अगर आप करेंगे तो रेस्टोरेशन एज में होता है। रेस्टोरेशन एज जब कॉमनवेल्थ पीरियड खत्म होता है, उसके बाद 1660 से शुरू होता है। रिस्टोर किया गया मतलब मनार्की को, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। उसमें ये फ्रांस से प्रभावित था, इसीलिए इसको फ्रेंच बैगेज भी कहा गया है। और फ्रेंच बैगेज कहा किसने है, जो बता दें, मैंने कहीं ना कहीं जरूर बताया है, कहा किसने ये बता दीजिएगा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फ्रेंच बैगेज कहा गया या रेस्टोरेशन कॉमेडी कहा जाता है। यहाँ इंट्रीग का मतलब क्या है? सीक्रेट ऑफ लव है। रही बात इंट्रीगिंग विमेन नाम की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, जो हमारे गुरुजी हैं प्रोफेसर LR शर्मा सर हैं, तो उनकी शॉर्ट स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मौका मिले तो आप लोग जरूर पढ़िए। अवेलेबल है यूनिवर्सल बुक शॉप पे इलाहाबाद में, अवेलेबल है सिविल लाइन में, तो यू कैन बाई इवन ऑनलाइन भी होगी। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें इलाहाबाद के भी कई ज़्यादातर स्टोरीज हैं, तो यू कैन गो थ्रू एंड दैट ऑल द स्टोरीज विल टिकल यू डेफिनेटली। खैर वी कम टू द पॉइंट। सीक्रेट प्लॉट टू किल द किंग ऐसा नहीं था। दरअसल क्या होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, जो क्या होता है, एक ककूलरी वगैरह मेन थीम होता है इसमें, या कॉकेटरी मेन थीम होता है। हाई क्लास सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इसमें जो होता है इमोरलिटी को ग्लोरीफाई किया गया है, ऐसा नहीं है। या सेक्सुअल ओपननेस को ग्लोरीफाई किया जाता है, एक को दरकन मतलब इसको क्रिटिसाइज ना करके इसको प्रेज किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, we'll move to the next point. The first picaresque novel written in English was The Life of Jack Wilton. तो द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, या इसका सबटाइटल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के नाम से भी जाना जाता है। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के नाम से भी इसको जानते हैं, जो 1594 में आया था। वैसे तो ये बात जो है पिकरेस्क नॉवेल जो है, पिकरेस्क जो है एक स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। तो ये जो स्पेनिश टर्म होता है पिकारो, विच मीन्स अरोग या नेम, पिकारो जिसका मतलब होता है स्काउंड्रेल या रोग, आप कह सकते हैं रोग, या इसको नेव भी बोलते हैं, या स्काउंड्रेल भी आप कह सकते हैं, स्काउंड्रेल। इसमें होता क्या है कि पिकरेस्क नॉवेल का जो हीरो होता है, इनफैक्ट वो हीरो होता ही नहीं, वो तो एंटी हीरो होता है। और इसमें एक एंटी हीरो होता है। एंटी हीरो क्या है, वो हीरो मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो इसका जो हीरो होता है वो क्या करता है, कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिकरेस्क नॉवेल इज एपिसोडिक, मतलब एक एपिसोड यहाँ होता है। जैसे आप कह सकते हैं ओलिवर ट्विस्ट को भी कह सकते हैं, कोई पिकरेस्क नॉवेल की श्रेणी में आता है। या वैसे तो मॉल फ्लैंडर्स जो है रॉबिन्सन क्रूजो का जो, या ये जो है मतलब इसमें क्या होता है, इट इज एपिसोडिक। एमएच अब्रम्स की बात करें तो एमएच अब्रम्स अपनी टर्म्स एंड मूवमेंट्स की किताब में लिखते हैं कि ये जो पिकरेस्क नॉवेल होता है, सवाल जरूर बनेगा, बता दे रहा हूँ, तो एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर ये रटना पड़ेगा जो एपिसोड में रहता है, क्योंकि इसका जो होता है, इसका एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब हीरो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता है, वहाँ एक्सपीरियंसेस गेन करता रहता है। और क्या होता है, एकदम हूबहू जैसे रियल लाइफ में होता है, तो रियलिस्टिक इन मैनर होता है, रियलिस्टिक इन मैनर, ऐसा एमएच अब्रम्स ने लिखा है, साहब ने लिखा। और क्या है, सैटरिक, इसका उद्देश्य होता है सैटरिक, सैटरिक इन एम या टोन जो भी हो, ठीक है। आप ये तीन वर्ड्स जरूर याद करिए जब पिकरेस्क नॉवेल की बात करेंगे। और अर्केडिया लाइफ ऑफ ये यूफ्यूज, ये तो है नहीं। द ब्लैक बुक किसने लिखी है तो मुझे खुद नहीं पता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल की बात करें, नॉवेल इन द फॉर्म ऑफ लेटर, नॉवेल इन द फॉर्म ऑफ लेटर, वेल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। ऐसे हैं जो लेटर्स के रूप में नॉवेल लिखे गए, एपिस्टोलरी नॉवेल। सैमुअल रिचर्डसन का जो पामेला या क्लैरिशा वगैरह आता है, वर्चू रिवार्डेड इसका सबटाइटल है, जो 1840 में आता है, आप ये कह सकते हैं। तो ये एपिस्टोलरी नॉवेल है, नॉवेल लेटर के रूप में नॉवेल हो। अगर हाल के तौर पे अगर मैं देखूं अभी हाल ही में, तो 2008 में आई थी एक नॉवेल, अरविंद अडिगा की आई थी नॉवेल, अरविंद अडिगा की नॉवेल आई थी, अरविंद अडिगा की नॉवेल, जिसपे एक मूवी भी बनी। क्या नाम था नॉवेल का, द वाइट टाइगर, विच आल्सो ग्रैब द बुकर प्राइज। वाइट टाइगर, ये ध्यान दें, जीडीसी हर जगह काम आएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, या वैसे भी इंटरव्यू में अगर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू में आस्क। तो वाइट टाइगर नॉवेल आई थी, जिसमें वो भी एक लेटर के रूप में, लेटर नहीं 7 लेटर्स में है। तो उसकी जो उसमें जो हीरो होता है, जो बलराम हलवाई नाम का एक हीरो है,
वो क्या करता है, वो लेटर लिखता है, किसको लिखता है, द देन प्रीमियर ऑफ चाइना, चाइनीज प्रीमियर बेन जियाबाओ को संबोधित करते हुए लिखता है पहले, डियर सर, नीदर यू स्पीक इंग्लिश नॉर आई स्पीक इंग्लिश, बट देयर इज समथिंग दैट कैन बी सेड ओनली इन इंग्लिश। व्हाट अ लाइन, नरेटिव बहुत अच्छा है उनका, नरेटिव टेक्निक या नरेटिव स्टाइल, मेटाफिक्शन है एक प्रकार का आप कह सकते हैं। तो मेटाफिक्शनली अपनी कहानी को बताता है बलराम हलवाई नाम का एलियस मुन्ना एलियस बलराम हलवाई एलियस मुन्ना, तो नो नेमिंग बॉय जो है, बड़ा अच्छा नॉवल है, मैंने तो पढ़ा है ठीक से। तो एपिस्टोलरी नॉवल के बारे में हम जान गए। द हाउस ऑफ सेवन गैबल, स्मॉल फ्लैंडर्स भी एक प्रकार का पिकरेस नॉवल है। जिल ब्लास जो है ये भी एक पिकरेस नॉवल है, मुझे लगता है कि अंग्रेजी का नहीं है, स्पेनिश वगैरह है। तो आई एम नॉट वर्स लिब्री का मतलब होता है फ्री वर्स, आप एक ओपन जो होता है ओपन फॉर्म होता है, तो आप ये कह सकते हैं, ये फ्रेंच वर्ड है, तो ये कह सकते हैं हम। उसके बाद की बात करें हम तो द हीरोइक कपलेट जनरली इज क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्या होता है, वो राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो यहाँ पर आयम्बिक पेंटामीटर तो चल जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, राइम्ड आयम्बिक होगा तभी सही होगा, क्योंकि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर तो ब्लैंक वर्स हो जाएगा ना। तो राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। और हीरोइक कपलेट की इजाद की बात करें, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में सबसे पहले चाशर ने इस्तेमाल किया था। चाशर 5 फुट 10 सिलेबल, चाशर ने इसका ही इंट्रोड्यूस किया था। हस्बैंड, जैसे आप उस देखिए उसकी लाइन जो है उसकी करेक्टर, हस्बैंड एट चर्च डोर सी हैड 5, सी वॉज वर्दी वुमन ऑल हर लाइफ। उसके बाद हम आते हैं ड्राइडन के एज में या पोप के एज में आते हैं, तो हमें क्लोज्ड कपलेट का भी एक हीरोइक कपलेट का एक दूसरा सिंटैक्टिकल पॉज होता है जहाँ पर लाइन पे, तो उसको आप कह सकते हैं, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ, फीचर की स्पेलिंग गलत है तो माय अपोलॉजीज इन एडवांस, क्योंकि टाइपोज हो जाते हैं, वो दैट इज अ मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ टाइपिस्ट, और खुद ऐसे किया जाता है तो कभी कभी। रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म जो हैं वो फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं, रोमांटिक लिटरेचर के फीचर हैं। अब विक्टोरियन लिटरेचर डाउट डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन का ज़माना था, एलिजाबेथन लिरिसिज्म और रोमांस का ज़माना था, अगस्टन एज रूल्स रेगुलेशंस का ज़माना। क्लाइमैक्स क्या करते हैं, क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तो पैटर तो एक साउंड होता है, पीटर पैटर, लैडर से मतलब होता है क्योंकि ये लैडर है, और क्लाइमैक्स एक प्रकार का आप कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, तो एक फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स जो होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं सिस्टम तो है नहीं, पैटर्न नहीं है, तो यही है। उसके बाद हम देखें ये जो सीढ़ी बना है ना, सीढ़ी के डंडे को क्या बोलते हैं, सीढ़ी के डंडे को रंग बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के डंडे को क्या कहते हैं, रंग कहते हैं। और इससे सीढ़ी रस्सी नुमा, जो से फिल्मों में देखते हैं, हीरो आता है हीरोइन को जेल से या कहीं से उठा के हेलीकॉप्टर से रस्सी डाल के कूदती है, जैसे कमांडोज वगैरह आर्मी वाले कूदते हैं, उसको रैटलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, रैटलिन, ठीक है। तो मैंने गलत लिख दिया, रैटलिन शायद ऐसे होगा, ठीक है, उसको रैटलिन बोलते हैं। और उसके बाद करेंगे, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, दिस इज अ लाइन फ्रॉम लावेल दैम सम मर्सी, एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, चेंज ऑफ नेम आप कह सकते हैं। मेटाफर का मतलब होता है कैरिंग ओवर, मतलब होप इज लाइफ, एक चीज को दूसरी चीज मान लेना, एक प्रकार का इम्प्लाइड सिमिली होता है। लाइट और टीज क्या होता है, मतलब अफर्मिंग समथिंग बाय नेगेटिंग, जैसे आई एम नॉट अ बैड टीचर, इट मीन्स आई एम अ गुड टीचर। जैसे इलाहाबाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, इट मीन्स इट्स अ ग्रेट सिटी, तो आप ये कह सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं, कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिमिली भी जानते हैं। द नेम फॉर एंटी क्लाइमैक्स, जो एंटी क्लाइमैक्स का दूसरा नाम है उसका बेथोस है, सडन फॉल फ्रॉम हाई टू लो, रेडिकुलस फॉल आप कह सकते हैं, तो एंटी क्लाइमैक्स कह सकते हैं। असोनेंस क्या होता है आप जानते हैं, द स्टिल एंड रेबिस, जहाँ पर इंटरनल वोवेल साउंड को रिपीटिशन होता है। और कंसेक्यूटिवली पन क्या होता है, पन का मतलब प्ले ऑन वर्ड्स होता है, जिसके लिए दूसरा वर्ड अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इक्विवोक होता है। इसी पन को डॉक्टर जॉनसन वही डॉक्टर जॉनसन रसेलास वाले या डिक्शनरी जो लिखी थी 1755 में, डॉक्टर जॉनसन ने इसी पन के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल किया है, फेटल क्लियोपेट्रा, फेटल क्लियोपेट्रा, ठीक है। समवन इज कॉलिंग मी और सो आई विल टेक अ पॉज। सर मैं क्लास से 5 मिनट बाद बात करूं, 10 मिनट, हाँ ठीक।
तो डॉक्टर जॉनसन एक फेटल क्लियोपेट्रा की बात करते हैं, वो किसके लिए? पन का। पन का मतलब होता है सरल भाषा में हम कहें प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब जहाँ पर एक शब्द के कई मतलब हों ना, जैसे प्ले ऑन वर्ड्स का मतलब जैसे हिंदी में होता है ना, ये कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाला, इस तरीके का। तो अंग्रेजी में जैसे एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो लाई का मतलब यहाँ दो, एक तो झूठ बोलना, एक तो रहना से हो गया। या जैसे आप मर्क्यूशियो का आप देखते हैं लाइन रोमियो एंड जूलियट का, हाँ, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू विल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ग्रेव का मतलब एक गंभीर आदमी भी हो सकता है, डेड मैन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो असोनेंस हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते। एंटीथीसिस प्लेसिंग असिंग अगेंस्ट होता है, और टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इस तरीके का आप कह सकते हैं। डिटर का मीन्स होता है कोई चीज़ करने से मना कर देना, जिसको आप सरल भाषा में डिसवेट कह सकते हैं। तो डिसवेट कर देना या करने से मना करना, तो यहाँ पर एक शब्द है टू हिंडर, अवरोध उत्पन्न करना। डिसअप्रूव असमर्थन करना। टू डिफर का मतलब होता है अलग होना, और या उसके बाद नेग्लेक्ट का ओवरलुक करना। याब का मीन्स होता है एक प्रकार का झगड़ालू व्यक्ति जो होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, उसको याब बोलते हैं। तो अनवाइड क्रोध इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है, जानते ही हैं इंटेलिजेंट जो होता है उसे आप कुल मिला के पेडेंट भी बोल सकते हैं, लर्नेड भी बोल सकते हैं, हाँ, स्कॉलरली भी बोल सकते हैं, हाँ, स्कॉलरली भी बोल सकते हैं। एग हेडेड, इसके लिए एक फ्रेज बता दूं, ये बहुत बार मैं बताया हूँ फिर और एग हेडेड जो होता है वो क्या होता है? सैगेसस भी होता है। ये सैगेसस वर्ड भी आपको याद करना है। जो सैगेसस होगा वो एग हेडेड होगा। अच्छा, एक की बात चली तो एक भी और बात बताऊँ, एक फ्रेज आता है एग्जाम में आया हुआ है। एग ऑन का मतलब होता है टू इंसाइट या टू अपील करना, टू भड़काना एक प्रकार का, या टू प्रोवोक करना आप कह सकते हैं, टू प्रोवोक, ठीक है, उकसाना, या एक अपील करना भी हो सकता है। हम्बल तो होता नहीं, तो यहाँ पर हमारा वो आंसर हो जाएगा एग्रेसिव। और एग्रेसिव का मतलब थोड़ा सा जो कैंटेंकरस हो, झगड़ालू टाइप का होता है, उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल कह सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनटू द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा हिट करना, टू स्ट्राइक या टू हिट समबडी। तो टू हिट समबडी, तो यहाँ पर टू हिट समबडी की बात करेंगे, यहाँ स्ट्राइक है, नेग्लेक्ट हम जानते हैं, और इग्नोर भी जानते हैं, एम्ब्रेस का आलिंगन करना, और चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। कोहिरेंट का मतलब होता है जो तर्क संगत हो या सुसंगत हो। तो जो चीज़ सुसंगत होगी उसे कोहिरेंट बोलते हैं, और जो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा उसे असंगत बोलेंगे। तो यहाँ डिसऑर्गेनाइज सही हो जाएगा। केयर फ्री आप जानते हैं, इनेप्ट आप जानते हैं, जो दैट इज़ नॉट गुड। डिस्टॉर्टेड, जो डिस्टॉर्ट कर दिया गया हो, बिगाड़ दिया गया हो, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, क्योंकि हमें यहाँ तो एंटानिम लिखना है। तो प्लेकेट का मतलब शांत करना। एम्ब्रॉयल का मतलब टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट, किसी को अपने आप में आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व करना या डिस्प्यूट में इन्वॉल्व करना एम्ब्रॉयल कहलाता है। एग्जाम में आने के इसके भी पूरे चांसेस है, लेकिन यहाँ पर एंटागोनाइज होगा। और अम्यूज का मतलब आनंद है। पैसिफाई या मॉलिफाई, या इसके लिए वर्ड जो होता है अस्वेज होता है, आप जानते हैं, हाँ, ये जो अस्वेज होता है या कॉन्सिलिएट होता है वो प्लेकेट होता है, या मॉलिफाई जिसको आप कहते हैं ना, मॉलिफाई वर्ड जो होता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए इस्तेमाल होता है। और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नोवेल की बात करें, नोवेल का क्या देना हमें, यहाँ एंटोनिम देना है। नोवेल का एंटोनिम का मतलब होगा, नोवेल की एंटोनिम क्या होती है? नोवेल नवीन होता है, तो एंसेंट प्राचीन होता है, लेकिन नोवेल का मतलब एकदम जो लेटेस्ट वर्जन आता है, तो उसके लिए ट्रेडिशनल परंपरागत होगा। कस्टमरी का मतलब होता है इट इज़ कस्टमरी, तो मतलब इट इज़ यूजुअल इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उसको यूजुअल या हैबिचुअल जो होता है उसके लिए कस्टमरी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हैबिचुअल होता है। तो ये एंसेंट आप जानते हैं, फॉर्मल भी आप जानते हैं। तो उसके बाद चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडीएम की स्पेलिंग गलत है, तो लेट मी रेक्टिफाई इट। तो यहाँ पर क्या है? एक्सप्रेसेस द विच बेस्ट द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेज क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है सी हैज़ अ बी इन हर बॉनेट। अब बी इन बॉनेट का मतलब हैव एन ऑब्सेशन फॉर समथिंग, एकदम सनक सवार हो जाना किसी चीज़ के लिए। तो उसके लिए एक प्रकार का अ क्रेजी पर्सन, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुक। ध्यान रहे, खाना पकाने वाला कुक नहीं है, इस कुक को सन के टाइप का व्यक्ति आप कह सकते हैं। फ्रैंक पर्सन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कैंडिड कहते हैं। हाँ, वॉल्टेयर के नॉवल कैंडिड से लिया गया है कैरेक्टर, कैंडिड कहते हैं उसको। और कैंडिड को ही आप सरल भाषा में क्या कहते हैं? फ्रैंक या आउट स्पोकन भी कहते हैं, ठीक है, आउट स्पोकन, बेबाक। हाँ, जैसे एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, बेबाक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ऐसी पत्रकारिता को तो हर आदमी सैल्यूट करता है। खैर,
वो अपनी अपनी पसंद हो सकती है। उनके अंदर कभी कभी मुझे, जब मैं जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जॉर्ज ऑरवेल का भूत मतलब उन्हीं के अंदर समा गया है। तो सी केप्ट हर होम स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है वेरी क्लीन, तो यहाँ पर क्लीन एंड टाइडी हो जाएगा। वेल फर्निश्ड आप जानते हैं, क्लोज या अनटाइडी का मतलब गंदा होता है। तो सीधा पूछ, नाउ आई एम रियली इन द सूप, वास्तव में अब मैं कठिन परिस्थिति में हूँ, इन अ डीप ट्रबल। तो इसके लिए आप वर्ड कह सकते हैं इन अ डीप ट्रबल। तो इन द सूप, सूप आप सभी लोग पीते हैं, हाँ, टोमेटो सूप पीना बहुत ही अच्छा होता है, हाँ, तो आप लोग पिया करिए, कभी कभी मुझे भी पिलाया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। आप नहीं पिलाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस। द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है, ईंट जिससे घर बनता है, महल बनता है हमारा, ब्रिक्स बेक किया जाता है उसे। फाउंड्री एक प्रकार की फैक्ट्री होती है जहाँ पर चीज़ों को, फैक्ट्री वर्कशॉप आप टाइप का कह सकते हैं। मिंट, जहाँ पर सिक्कों को ढाला किया जाता है, सिक्कों कॉइन को। सिमेट्री एक कब्रगाह होता है, ख्वाबगाह जिसको बोलते हैं। किलन का मतलब होता है ईंट के भट्ठे, ठीक है, ईंट का जो भट्ठा होता है, हाँ, ठीक है, उसको किलन बोलते हैं। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, बिन बुलाए मेहमान जो होता है। गेट क्रैशर, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गेट क्रैशर, लेकिन यहाँ पर इंट्रूडर लिखा है। इसी को सरल भाषा में गेट क्रैशर कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे गेट क्रैशर कहा जाता है। कौन होते हैं अगर इन्हें समझ में आए तो 3 इडियट मूवी में तीनों जो फ्रेंड्स होते हैं बिन बुलाए जाते हैं, बढ़िया से बूफे सिस्टम का एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो इंट्रूडर कहते हैं। बर्गलार का मतलब होता है सेंध मारने वाला, वन हु ब्रेक्स इनटू, हाँ, ब्रेक्स इनटू वन हु ब्रेक्स इनटू, वन हु ब्रेक्स इनटू, जो सेंध मारता है, ब्रेक इनटू कहते हैं, तो वो सेंध मारने वाला हो जाता है। उसके बाद थीप जानते हैं। वैंडल का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। वन हु टोटली अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो शराब, दारू शराब नहीं पीता है तो वो भाई टी टॉटलर होता है, ध्यान रहे। टी टू टॉलर नहीं पढ़ना है आपको, टी टॉटलर पढ़ना। प्योरिटन बहुत ही असेटिक लाइफ जीता है। असेटिक का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन टाइप का रहता है, लग्जरी से दूर रहता है, असेटिक लाइफ जीने वाला व्यक्ति, हाँ, असेटिक लाइफ लिविंग पीपल, लिविंग। तो इस तरीके का। समैरिटन का मतलब गुड समैरिटन, ये बाइबल से लिया गया है, मतलब जो अपने आप को भी रिस्क ला देता है दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो गुड समैरिटन परमार्थवादी टाइप का व्यक्ति होता है। पेडेंट एक ज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं जो अपने नॉलेज को शो ऑफ भी करता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करें हम तो स्पेसिफिक का करेक्ट स्पेलिंग यही है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। मैं तो जल्दी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप तो थोड़ा सा और करिएगा। उसके बाद की बात करें हम, अकेजन की बात करें तो अकेजन में हमेशा डबल सी रहेगा और एक एस रहेगा। तो ये जो है इसकी बात हम करें तो ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये सवाल बड़े स्तर का है। तो आगे हम देखते हैं क्या है हमारे पास। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। डायरिया की स्पेलिंग बहुत बार पूछता है, जैसे मैं कुछ चीज़ें बता ही देता हूँ। फ़ारेनहाइट, डायरिया, हैमरेज, क्विंटीसेंस, हाँ, लिमोजीन, लैम्बोर्गिनी, इस टाइप के, या एंटरप्रेन्योर जिसको एंटरप्रेन्योर आप पढ़ते हैं, हाँ, या रेंडूज जिसको रांडीवू पढ़ते हैं आप, रांडीवू ही सही है जिसको आप रेंडूज पढ़ते हैं, तो रांडीवू, इस तरीके के शब्द जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको याद, जैसे गैराज होता है, हाँ, या मैकेनिकल, इस तरीके का, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। डायरिया, हैमरेज टाइप को, तो डायरिया की स्पेलिंग ये हो जाएगी, बहुत बार पूछता है। उसके बाद क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एक्टिव पैसिव। ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। तो ये जो है थोड़ा सा छोटा करूँगा तभी ये समझ में आएगा आपको। तो उसने एक पोएम लिखी है जो सबको फैसिनेट करती है, उसका पैसिव करना है। तो यहाँ पर अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेटेड, तो ये हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम, हाँ, दैट हैज़ बीन रिटन बाय हिम। आप ऐसा कैसे, द पोएम विच हैज़ बीन रिटन बाय हिम, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 सही है। आप इसको दोबारा देख लीजिए क्योंकि यहाँ स्पेस टाइपिंग का कोई, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम विच हैज़ बीन रिटन बाय हिम, यही सही है आंसर। क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। फैसिनेट का मतलब आकर्षित करना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो इसकी पैसिव की बात करेंगे तो टू डू दिस इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। टू डू दिस बाई, ये भी है, इट इज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ देखें तो यही होगा, वैसे इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल दिस टू बी डन। अगर ऐसा होता तो हम एक बार सोच सकते थे, लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जो नहीं है इसका गम नहीं कि तू मिला नहीं, जो मिला वो ठीक है। तो देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन अंडरलाइंड वर्ड में क्या एडवर्ब है। ऑफन, अक्सर,
हाँ, तो अक्सर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बिना सोचे समझे, विदाउट। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। द प्लूरल ऑफ हैंडफुल की बात करेंगे तो जब किसी चीज़ में फुल लग जाता है तो उसमें एक एल होता है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और ये दोनों सेम चीज़ रिपीट हो गए हैं तो हैंडफुल तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसे रहेगा आपके एग्जाम में, हैंड्स फुल्स ऐसे रहेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे स्पून फुल्स, ठीक है, इस टाइप का रहता है, तो आप ये कह सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा 20 क्वेश्चन और वो इसमें क्या करना है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किस सेंटेंस में गलती है उसको आपको करना है। अगर आपका कोई गलती नहीं तो आंसर डी हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, तो यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ तक सही है। तर्क आप ये दे सकते हैं कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता। ये बात सही है कि कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव रहेगा तो ए और एन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको सही मानते हैं, नो एरर है। उसके बाद देखिए, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ, जो विषुवत रेखा होती है वो डिवाइड करती है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, दो गोलार्धों में। तो यहाँ पर बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो जियोग्राफिकल डेजिग्नेशन के पहले दा लगता है, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ये गलती है। उसके बाद की बात करें, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट वन है तो प्रोनाउन वन के लिए देयर नहीं बल्कि वंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप यहाँ पर ये गलती है। माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे, तो कजन या ब्रदर या कजन सिस्टर कहना गलत है, तो यहाँ पर सिंपली ये सिस्टर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी सही हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द blanks in the given sentence. In the month of December the temperature falls below, तो यहाँ पर falls below हो जाएगा। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। He fell in love, दो चीज़ें होती हैं, जब आपको प्यार होता है तो you fall in love, जब आप प्यार में धोखा मिल जाता है तो you cross in love, ठीक है, you get crossed in love, तो आप ये कह सकते हैं। तो ये जो है his father died at the age of 60, तो यहाँ भी हमारा आंसर सही है। उसके बाद की बात करें, फाइंड आउट द करेक्ट conversation of the following direct speech. He bade me goodbye, तो he said to me goodbye, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर goodbye रहता है तो इसको bade में बदल दिया जाता है, तो ये भी सही है। उसके बाद do you hear me said Shylock to Antonio, तो क्या किया, Shylock asked Antonio if he heard him, तो ये भी सही है, हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। उसके बाद की बात करें, पंक्चुएट द करेक्टली, ओ नो आई फॉरगॉट आई विल फोन हर नाउ, ओ नो, तो ये नोटेड कॉमा में तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा यही पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए हम, बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, तो ये तो एक्सक्लेमेशन है, तो एक्सक्लेमेशन इसी में लगा है, बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, तो यही सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी एक्सक्लेमेशन है वो गलत है, बाय हेवन तो कोलन था इसलिए गलत हो गया, तो ये सही है हमारा। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बनाना है। वेल देयर इज लाइफ देयर इज होप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। लेट मी चेक इट आउट, यस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स में है, सिंपल बनाना है, तो सिंपल बनाने के लिए सिंपल में मेन वर्ब एक होता है, तो आप क्या कहेंगे, सो लॉन्ग एज, ये भी तो कॉम्प्लेक्स ही है, तो ये गलत है। लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, यही सही हो जाएगा, तो क्योंकि मेन वर्ब एक होता है। तो फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड की बात करें, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, ये सिंपल में है। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो लेस्ट बना देंगे, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, लेकिन यहाँ पर वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल, तो ये जो है हमारा इसको कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसको क्या कर देगा, इसको कंपाउंड बना देगा इस सिंपल को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अ वन एक्ट प्ले यूजुअली गिवन इन द बिगनिंग ऑफ, एक वन एक्ट का प्ले है जो प्रोग्राम, बिगनिंग ऑफ अ प्रोग्राम, जो किसी प्रोग्राम के पहले परफॉर्म किया जाता है, जो मेन प्ले के पहले, उसको क्या कहते हैं, कर्टेन रेजर कहते हैं। इंटरल्यूड क्या होता है वो आप लिख के बताइएगा। जिबिट क्या होता है, जिबिट एक प्रकार का जिसपे फांसी दिया जाता है, सूली जानते हो, सूली पे चढ़ाया जाना, तो क्राइसिस आप जानते हैं। गिविट नहीं होता, हालांकि जिबिट होता है, तो प्रोनाउंसिएशन इसका जिबिट होगा, तो ये आपको ध्यान देना, जिबिट आप कह सकते हैं। तो एक प्रकार के गैलोज जो होता है, गैलोज जिसपे फांसी दी जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं सूली, ठीक है, जैसे क्रूशिफाई किया गया था। उसके बाद की बात करें, हु पुट पोइट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स एंड जेस्टर्स एज वन ग्रुप, कॉल देम द कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, स्टीफन गॉसन का नाम, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है वो मुझे लिख के आप बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर टू वाइंड अप द क्लास। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है, क्या होता है, लवर ऑफ बुक्स। वेल इज लेटर एक प्रकार का ऐसे टाइप का लिटरेरी
रचना होता है। ये लवर ऑफ बुक होना चाहिए, यहाँ स्पेलिंग गलत है, लवर ऑफ बाइबल है, यहाँ पर गलत है। क्लैरियट मेरी नज़र में कोई शब्द नहीं है। लेट मी, माई माइंड इज़ नॉट क्लिकिंग। मेरी नज़र में क्लैरियट कोई शब्द नहीं है यहाँ पर, या तो चैरियट होगा या तो क्लैरियन होना चाहिए। ठीक है, क्लैरियन का मतलब सिल वाइज जो होता है, क्लैरियन वर्ड होता है, क्लैरियट मैंने पढ़ा नहीं है, तो ये शायद टाइपो है। लवर ऑफ बुक्स सही है, तो आप ये कह सकते हैं। उसके बाद की बात करें, नेक्स्ट की बात करें हम, तो स्लैंग्स आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मल लेटर में स्लैंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही सही है। आपके यहाँ लेटर और पेशिव है। अनुवाद वाला पोर्शन इसमें जानबूझ के नहीं डाला था। नेक्स्ट में मैं अनुवाद इंक्लूड। नेम द टाइप ऑफ द प्ले विच इज मेंट फॉर रीडिंग। ऐसा प्ले जो पढ़े जाने के लिए लिखे जाता हो, परफॉर्म करने के लिए नहीं, उसको क्लॉजेट प्ले या क्लॉजेट ड्रामा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लॉजेट ड्रामा है, उदाहरण के लिए सैमसन अगेंस्ट, डायनास्ट, प्रोमिथियस अनबाउंड, ये सारे जो हैं आप कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्ला इन मैकबेथ में ट्रेजिक फ्ला क्या है? वॉल्टिंग एम्बिशन है। तो वॉल्टिंग एम्बिशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आप सुधार लीजिए। वॉल्टिंग एम्बिशन ये होगा, बहुत ही ज़्यादा जो होती है ये वॉल्टिंग एम्बिशन होता है। ट्रेजिक फ्ला एक प्रकार का हमार्शिया होता है, जो हमार्शिया एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मिसिंग द मार्क या मिस कैलकुलेशन। एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया है, उसी को ट्रेजिक फ्ला कहते हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स एक प्रकार का एक्सेसिव डिवोशन, एक्सेसिव लव ऑफ अ सन टू हर मदर, जैसे कि अगर आप सन्स एंड लवर्स पढ़ते हैं, पॉल मोरेल या हैमलेट भी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एडिपस कॉम्प्लेक्स, अर्नेस्ट जोन्स का मानना है। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर बेटी अपने बाप के प्रति ज़्यादा आकर्षित है तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर ऐसा बेटा करता है तो उसे ईडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ईडिपस किंग का नाम आपने सुना होगा, ईडिपस रेक्स की कहानी पढ़ी होगी। आज के लिए 120 क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऑडियो सब क्लियर रहेगा तो मैं नियर फ्यूचर में लाइव आके दूंगा। अभी माई स्टूडियो इज अंडर मेंटेनेंस, तो वेरी सून आई विल कम बैक एंड हाउ यू हैव टू टेक एनरोल योर सेल्फ विद मी। और जो क्लासेस पोस्टपोन हैं वो जल्दी ही रन हो जाएंगी चुनाव की वजह से। नाउ एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू वेरी मच।